सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया। कहा कि एससी एसटी में कोटे के अंदर कोटा बनाकर आरक्षण दिया जा सकता है। अब ऐसे समझिए, राज्य में एससी की ए बी सी डी जातियों को रिजर्वेशन मिलता है, तो सरकार सी और डी के लिए जो 15% कोटा एससी के लिए आरक्षित है उसमें से एक कोटा, एक हिस्सा तय कर सकती है। यह अनुमति राज्य सरकारों को शर्तों के साथ दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जाहिर तौर पर फैसले का सियासी असर भी तय है और सामाजिक भी। राजस्थान की लिस्ट पर नजर डालें तो 59 जातियां दलित हैं। इनमें सबसे बड़ा समुदाय मेघवाल है, जिनकी ज्यादातर आबादी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में है। पूर्वी राजस्थान में बैरवा और जाटवों का दबदबा है। मीना सबसे प्रभावशाली आदिवासी समुदाय हैं और कई सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं। वहीं भील, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बसे हैं। जाहिर है, सुप्रीम फैसले से पिछड़ों में जो पिछड़े हैं उन्हें आगे आने का अवसर मिलेगा, पर इसका राज्यों की सियासत और सामाजिक ताने बाने पर भी असर हो सकता है। हालांकि असर तो होगा ही, क्या होगा इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। और मेरे साथ इस वक्त समता आंदोलन के अध्यक्ष हैं पाराशर नारायण शर्मा जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही श्याम मोहन अग्रवाल जी, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के राजस्थान यूनिवर्सिटी में। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत पाराशर नारायण शर्मा जी आपसे करना चाहता हूं। शर्मा जी, मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूं। मैं कल से लेकर आज तक कई लोगों से जुड़ा। एक तो अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये जंग इतनी पुरानी है, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं है कि ये जंग तो उससे 2 गुनी या 2.5 गुनी ज्यादा पीछे तक जाती है। दूसरी बात, सब इसे सीधे क्रीमी लेयर से जोड़ रहे हैं, जबकि मैं जितना देख पा रहा हूं या समझ पा रहा हूं, मुझे ये फैसला क्रीमी लेयर का नहीं लगता है। मुझे ये ज्यादा इस बात का लगता है कि डिस्पैरिटी खत्म करनी है। जी, वास्तव में आप सही कह रहे हैं। ये फैसला क्रीमी लेयर का नहीं है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये है सब क्लासिफिकेशन का, उप वर्गीकरण का। हाँ। जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, इसको टुकड़ों में विभाजित करके जो वंचित जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ दिलवाया जाए। जैसे एक उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, जैसे राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब वर्ग है, उसमें 13-14 जनजातियां शामिल हैं, लेकिन ये सर्वविदित तथ्य है कि 90% आरक्षण का लाभ जो है मीणा समुदाय लेके जा रहा है। ठीक है। तो वो मतलब 1% या 10% के अंदर बाकी सारी जातियां आ रही हैं। तो इस चीज को, इस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए और वंचित जातियों तक पहुंचाने के लिए, क्रीमी लेयर तो मामला है कि वंचित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए, संपन्न व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए, और उपवर्गीकरण है संपन्न जातियों को मिनिमाइज करने के लिए, जो आरक्षण का लाभ अपनी जनसंख्या ज्यादा नहीं ले पाए और बाकी जनसंख्या या बाकी जातियों का, जनजातियों का लाभ नहीं हड़प पाए। अब जैसे शेड्यूल कास्ट है राजस्थान में, इनमें एक वाल्मीकि जाति शामिल है। वाल्मीकि जाति को बेचारी को आज तक 1% भी आरक्षण नहीं मिला। आज भी आपने देखा होगा, आज के दिन की खबर है कि वाल्मीकि समुदाय राजस्थान के हर जिले में धरने पर बैठी है, आंदोलन कर रहा है। वाल्मीकि समुदाय ये मांग कर रहा है कि सफाई कर्मियों में वाल्मीकियों को ही लगाया जाए। देखिए आप, देश के 75 साल के स्वतंत्र होने के बाद भी वाल्मीकि समुदाय इतना पिछड़ा हुआ है, कोई मांग कर रहा है कि साहब हमको सिर्फ सफाई कर्मियों में हमको ही लगाया जाए। क्यों लगाया जाए भाई? क्या कारण है लगाने का? तो ये उनका पिछड़ापन है, इसलिए है कि दूसरी जो 4-5 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में, वो सारा लाभ ले जा रही हैं, वाल्मीकियों तक आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं है। तो इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए शर्मा जी, मैं एक और एग्जांपल आपसे समझना चाहता हूं। अब जैसे मान लीजिए बार बार जब ये कहा जाता है कि एक ही परिवार से एक आईएएस हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो अब उसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस को ये टैकल नहीं कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने मीणा समुदाय की बात की, जिसे लेकर पॉलिटिकल विल हमेशा कमजोर नजर आती है। उस पर तो एक फैसला ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है इनिशिएशन में या इम्प्लीमेंटेशन में। उसे भी ये छेड़ता नहीं है, करेक्ट हूं मैं?
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मीणा समुदाय को राजस्थान हाईकोर्ट कह चुका है कि मीणा समुदाय एसटी में शामिल ही नहीं है, लेकिन सरकारें उसको रोक ही नहीं पा रही हैं और वोटों की राजनीति के चक्कर में। लेकिन अब वो मिनिमाइज हो जाएंगे इससे। मीणा समुदाय को मान लो 4% में डाल दिया जाए, 12% शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, उनको 4% आरक्षण दे दिया जाए, तो बाकी 8% तो बाकी जनजातियों को मिलेगा। अभी तक तो मिल ही नहीं रहा उनको, बेचारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये है ये फैसला। ठीक है, मेरे साथ अब इंद्राज सिंह मेघवाल जी भी जुड़ चुके हैं, ये अध्यक्ष हैं मेघवाल महासभा के। स्वागत करता हूं इंद्राज जी मैं आपका। इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जब बेनिफिशरीज की बात आती है तो मेघवाल समुदाय एक अच्छे खासे बेनिफिशरी के तौर पर सामने आता है। अब जिस सब क्लासिफिकेशन की बात हुई है, मेघवाल समाज को दूसरे एससी या दलित वर्ग के साथ हो सकता है अगर उनको कोटा दे दिया जाए तो मेघवाल समाज किस तरह से देखेगा? मैं ये सोशो कंडीशन समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जो सामाजिक आधार पे हमारे आर्टिकल 16(4) में या संविधान की बेसिक इंटेंशन जो ये थी कि इनिशियली स्टेज पे जो ऐसे वर्ग जैसे शेड्यूल ट्राइब इनके साथ छुआछूत होता है, धन धरती में इनके साथ कोई हिस्सेदारी नहीं है, छुआछूत एट्रोसिटीज होती है, लगभग 3500 साल से इन जातियों का शोषण हो रहा है। वो जातियां सारी समूह थी और समूह मानते हुए, चाहे आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिबेट से डिस्कस हुए हैं तीनों आर्टिकल 31, 32, 33 तक, जो फाइनल जो मैकडोनल्ड एक्ट आया था और बाय लास्ट में जो बेसिक इशू हुआ था वो ये हुआ था। और जो संविधान में तय हुआ आर्टिकल 14 से लेके जो डिस्क्रिमिनेशन जाति आधार पे है, तो उसको कहा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करो। जैसे किसी के कैंसर हो गया तो उसको कैंसर को निकाला जाएगा उसके करके। केवल देश का पार्लियामेंट है उस वक्त ये डिसाइड किया था कि इन जातियों को केवल आर्थिक आधार पर नहीं, सोशली बैकग्राउंड है, सोशली के साथ हे दृष्टि से देखा जाता। हमारी जो मनुवादी व्यवस्था उसमें इतना शोषण होता है। लेकिन इसी में जब सब कैटेगरीज बनाई जा रही है, मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया। अब माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो उसके बता रहा हूं कि क्या माननीय न्यायालय के पास ऐसे कोई डेटाज थे, भारत सरकार ने कोई सर्वे कराया है कि साहब इतना तो क्रीमिलेयर आ गया इसके अंदर और ये डाउन है। अभी जैसे पारानारायण जी कह रहे थे कि वाल्मीकि क्रीमिलेयर की बात ही नहीं है इस फैसले में। क्रीमिलेयर को लेकर कुछ कहा ही नहीं गया कि उनको हटाना है या नहीं हटाना। क्रीमिलेयर वर्ड ओबीसी से आया है। ओबीसी में आधार आरक्षण का आर्थिक है। यहां जो क्रीमिलेयर वर्ड से ही तो निर्णय आया है कि साहब कुछ ऊपर गए और कुछ रह गए नीचे, कुछ का सुनना। तो मैं जैसे पारानारायण जी कहते थे कि वाल्मीकि समाज साहब वो खुद हमें दो ही नौकरी। अरे भाई ये नौबत तो आई है पूंजीवाद से। आज पूरे देश में 72% लोगों के पास 7% देश की प्रॉपर्टी है, धन धरती जमीन इनके पास कुछ है ही नहीं। जो यह हालात इसलिए तो माननीय न्यायालय को तो यह समीक्षा करनी है राज्य भारत सरकार को लेके कि ये बताइए भाई इनका आर्थिक आधार है, अप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। और ये जो आरक्षण का बेसिक, लेकिन ये बात तो तब आती है ना जब हम सरकारी नौकरियों की बात करें। अभी तो सरकारी नौकरियां वैसे भी न के बराबर आ रही हैं। जो सरकारी नौकरी 16% है, वो कोई जनरल के कोटे में थोड़ी बैठे, वो तो एससी की जनसंख्या के आधार से दिया गया। लेकिन एससी में भी क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछड़ों में भी कुछ अति पिछड़े हैं? जैसे बिहार ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है। अभी अलवर में एक आईपीएस अफसर बढ़ गया था और वो घोड़ी पे चढ़ रहा था, उसको पीटा, उसको भी संरक्षण मिला था। आईएएस आईपीएस कोई 0.1 बढ़ने से ही नहीं आर्थिक आधार या इज्जत बढ़नी बंद हुई। कितने आप पूरे देश में पूरे जम्मू कश्मीर से नीचे तक बहुत अच्छा चलता हुआ। मेरी बात सुनो आप, अगर बहुत चलता हुआ व्यापार है, एक ब्राह्मण मिष्ठान भंडार है या कोई भी अपर कास्ट का ब्राह्मण, उसको किसी वाल्मीकि को देखो साथ 2 दिन चौपट हो जाएगा। एक इस देश की व्यवस्था ब्रांड बिकती है, ये ब्रांड वैल्यू कम है। मैं आप ही के एग्जांपल पे आता हूं। आपने कहा कि आपने कहा ये आपको ऐसा लगता है कि किसी वाल्मीकि को दे देंगे वो बिजनेस 2 दिन में पिट जाएगा। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये फैसला सोशल स्टेटस से ज्यादा हो सकता है इकोनॉमिकल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए हो, इसलिए इस तरह से देखा गया। देखिए, 2 ग्राउंड है। संविधान की आत्मा यह कहती है कि जब तक इस देश में एट्रोसिटीज हो रही है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस आर्थिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल आधार पर, तो एक पति तो इनको बराबर लाने के लिए प्रॉपर जनसंख्या आधार पे दो भाई, इनकी जिसी जनसंख्या उस हिसाब से इनको आरक्षण दिया जाए। आप ये बताओ ईडब्ल्यूसी में क्राइटेरिया क्यों नहीं था? ईडब्ल्यूसी में मापक कितने के अपर के नीचे है? इन वर्गों के साथ जो बेसिकली निश्चित रूप से आज तक
82% प्राइवेटाइजेशन हो गया पब्लिक सेक्टर का, इन वर्गों के लिए जिस इंटेंशन से आरक्षण दिया गया था वो तो कौन कर रहा है? क्यों भारत सरकार क्यों नहीं निर्णय करवाती? हम कोर्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, हम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, लेकिन राज्य भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार जब इस बार मेरे सोच के पीछे राज क्या है, इसके पास राज ये है कि इस बार बीजेपी को पसीने आ गए थे और 300-400 बार आ नहीं पाए, तो अब ये नया प्लान किया कि ऐसे के टुकड़े। फैसला सरकार का नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इंदिरा जी मेरा सवाल, मैं एक बहुत स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए, मतलब ही नहीं, प्रश्न नैसर्गिक रूप से साइंटिफिक अलाउ नहीं करता, न तो संविधान अलाउ करता। ठीक है, आप संविधान के बियॉन्ड जाके कैसे निर्णय दे सकते हो? संविधान अलाउ नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी ना फैसला ले। नहीं सर, देखो ये लिया है, ये है संवैधानिक जो हमारे जो जुडिशियल रिव्यू में आता है, जुडिशियल रिव्यू के तहत जो निर्णय लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू के कुछ बैकग्राउंड तो एनएसएसओ से सर्वे कराया गया कि कितने लोग अप आ गए, कितने नीचे आ गए। 1975 से लेकर जितनी भी स्टडीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने देखी होगी, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं और भी गेस्ट को शामिल कर लूं यहां पर, मेरे साथ और भी गेस्ट, राजपाल मीणा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन है नॉर्थ इंडिया एनयूबीसी के। राजपाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। श्याम मोहन अग्रवाल जी, मैं आपके पास दो बार आना चाहता था, एक बार पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर, एक बार सोशल सिनेरियो को लेकर। मैं पहले पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात कर लेता हूं आपसे, फिर सोशल सिनेरियो पे लास्ट में बात करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी जैसे हम कहते थे दलित नेता, अब इंदिराज जी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिर अब मेघवाल नेता भी होगा, अब मीणा नेता भी होगा, और अब आप समझ रहे पासवान नेता भी होगा। ये कंडीशंस बन सकती हैं, शायद ये बात विचलित कर रही है। जी श्याम जी बोले आप, यही सवाल है मेरा। हाँ, जो कल माननीय उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट आया है, मेरा ये मानना इन चीजों में कि आखिरकार न्यायपालिका ही क्यों आगे आती है, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं, वो क्यों नहीं सामाजिक न्याय को सही दिशा में लेकर के जाती हैं। जब संविधान बना, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, इसमें सामाजिक न्याय का भी उल्लेख है। सामाजिक न्याय एक ऐसा पवित्र शब्द है कि उसके भावना के अनुरूप उसको क्यों नहीं लागू किया जा सका पिछले 70-75 सालों में, क्यों आज न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। हमारा राजनीतिक फ्रेमवर्क क्या कहता है? नहीं, लेकिन अभी मौजूदा फ्रेमवर्क पर ये आदेश किस तरह से आप देखते हैं आगे जाकर रिफ्लेक्ट करेगा? मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, खासकर पॉलिटिकल सिनेरियो में। बिल्कुल, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आगे जाकर के काफी प्रभावित करेगा हमारे सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी, राजनीतिक व्यवस्था को भी, जन नेताओं को भी, और इसके अलावा उसकी मूल भावना को भी प्रभावित करेगा। कुछ जगह संघर्ष की स्थिति भी रहेगी, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन की भी संभावना शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। ये निर्णय बहुत मील का पत्थर साबित होगा सामाजिक न्याय की अवधारणा की दिशा में। ये एक टर्निंग पॉइंट है। क्या हम दोबारा 90 के दशक जैसी कोई स्थितियां देखने वाले हैं आपके हिसाब से? और दूसरा, जब आपने कहा कि नेताओं पर फर्क पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं नेता तो फंस गए। जी, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व सर्वोपरि है। ये कदम संसद के द्वारा उठाए जाने चाहिए। आर्टिकल 341, 342 का उल्लेख कई बार आया जजमेंट में। ये कदम न्यायपालिका ही क्यों उठाती? ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, खास बात यह भी है कि राज्यों को तो बता दिया गया है। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं कि क्या ये सेंटर पर भी बात आ रही है। मैं इसे लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हूं, जिस पर मैं क्लैरिटी लूंगा आगे पाराशर जी से। लेकिन उससे पहले अब मैं राजपाल मीणा जी आपके पास भी आना चाहता हूं। राजपाल मीणा जी, किस तौर पर देखते हैं आप इस निर्णय को? क्योंकि ये इनडायरेक्टली अफेक्ट तो, आई एम वेरी सॉरी, मैं इस तरह की बात करना पसंद नहीं करता हूं, अनकंफर्टेबल रहता हूं, लेकिन अफेक्ट तो मीणा समुदाय को भी करेगा। सभी को नमस्कार जी। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आवाज आ रही है आपके जी? पास? बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन रहे हैं, बोलिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है, ये
एक साजिश के तहत किया गया निर्णय है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार इसमें सही ढंग से पैरवी नहीं करती, SC ST की भावनाओं को सही ढंग से वकीलों के द्वारा प्रस्तुत नहीं करती, तो माननीय न्यायालय स्वयं वोटो तो कोई डिसीजन देता नहीं है। जो भी एक प्लानिंग होती है, जब भी कोई वकील या AG जो भी होते हैं, वो लोग जो पेश करते हैं, तथ्य पेश करते हैं, उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि SC ST के लोग वैसे ही बहुत पिछड़े हुए हैं। आज की तारीख में जो भी आरक्षण मिला हुआ है वो भी आज तक पूरा नहीं मिला हुआ है। केवल ये छोटे कुछ आदमी जब धीरे धीरे बढ़ करके सवर्ण जाति के लोगों के साथ उठने बैठने लग गए हैं, तो उनको कुछ पीड़ा हुई है। उसके बाद में इन्होंने ऐसी एक लिटिगेशन वहां पर एप्लीकेशन दर्ज करा करके इस तरह का निर्णय कराया। पूर्व में भी इस तरह का एक निर्णय आया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था नहीं, इसमें ये लागू नहीं होगा, कोई भी आप डिवाइडेड नहीं कर सकते। लेकिन अब फिलहाल अभी इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो वही स्थिति तो पलटी है राजपाल भाई, वही स्थिति पलटी है। अगर आप देखेंगे 1975 के आसपास पहली एक आरक्षण नीति पंजाब सरकार लेकर आती है, जो बाद में हाईकोर्ट में रद्द कर दी जाती है। पंजाब सरकार दूसरी नीति बनाती है, वो भी हाईकोर्ट में रद्द कर दी जाती है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात आती है, और अब उस फैसले को भी पलटा गया है। अब आमतौर पर माना यह जाता है कि SC ST समुदाय में, जैसे SC की मैं अगर बात करूं तो मेघवाल समुदाय थोड़ा समृद्ध है, STs की बात करूं तो मीणा समुदाय थोड़ा समृद्ध है, ऐसा माना जाता है। मैं एक सिंपल वो बात बता रहा हूं जो लोग समझते हैं। लेकिन अब जैसे विश्वकर्मा समाज है, वो आज भी सफाई कर्मियों के लिए जंग लड़ रहा है। वो IAS के लिए क्यों जंग नहीं लड़ पा रहा है, या वो RPS वो RAS के लिए क्यों जंग नहीं लड़ पा रहा है? क्या उस डिस्पैरिटी को ये कदम दूर नहीं करेगा? नहीं, मैं आपकी बात क्या कह रहा हूँ कि जब भी राजस्थान के अंदर पूर्व में ही 1993 में आरक्षण में से आरक्षण का डिवाइडेशन कर रखा है। यहाँ पर ST के 2 डिवाइडेशन कर रखे हैं। 55% तो नॉर्थ को और साउथ वालों को 45% आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन हमारी इसी मूल भावना नहीं है कि हम नीचे वाले भाइयों के साथ में अन्याय करें। हम उनका विरोध करके हम स्टे भी ले सकते थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर हमें स्टे मिल जाता। लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो भी तो हमारे TSP में एक अलग से व्यवस्था ऑलरेडी है ना, TSP क्षेत्र में, मतलब खासकर बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड, मैं कहूं कि STs के लिए एक अलग से व्यवस्था तो वहां पर ऑलरेडी है। लेकिन वो हमारे, हम चाहते तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसको स्टे ला सकते थे, लेकिन हम भी नहीं चाहते कोई SC ST के लोगों में इस तरह की भावना गलत हो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भी है, आज देखिए पूरे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 4 SC के जज बने आज तक, और ये 2 OBC के बने। और आरक्षण की बात, अभी आरक्षण बना नहीं, उसके पहले ही हमारे टुकड़ों में टुकड़ा करना चाहते हैं। ये भाई साजिश के तहत किया गया ठीक है निर्णय है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई लेना देना नहीं होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो तथ्य पेश किए जाते हैं सरकार द्वारा, उनके आधार पर निर्णय देती है। थोड़ा सा हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, और ना हमें ये अधिकार है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले के प्रोस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। उनका नहीं कर रहे, मैं केंद्र सरकार को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया है उनके तथ्यों के आधार पर किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई नहीं, वो निर्णय देती है, उनको तो देना होता है। लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय का तो अपमान नहीं कर रहा हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं आऊंगा आपके पास राजपाल जी, आगे भी आता हूँ। मैं एक बार फिर पाराशर नारायण शर्मा जी के पास थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए जाना चाहता हूँ। सोशल डिस्पैरिटी की कंडीशन से तो देखिए, मैं सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को अलग अलग रख रहा हूँ शर्मा जी। मैं कह रहा हूँ कि सोशल डिस्पैरिटी से तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते, वो एक हकीकत है। लेकिन ये फैसला किस तरह की डिस्पैरिटी का सॉल्यूशन हो सकता है, सिवाय इसके कि जब आरक्षण लाया गया था तब ये माना गया था कि 10 साल में परिस्थितियां बदलनी है, जो कि नहीं बदली, और 10-10 साल का एक्सटेंशन मिलता गया। तो फिर ये फैसला किस तरह की डिस्पैरिटी को टैकल कर पाएगा, या कैसे कर पाएगा? ये सर जो अंतर जातीय डिस्पैरिटी है ना, उसको टैकल करेगा ये। अब जैसे ये अभी इंदिरा सिंह जी बोल रहे थे, इंदिरा सिंह जी भी क्रीमिलेयर में है, ये राजपाल जी तो मीणा समुदाय बहुत संपन्न समुदाय है, जो ये तो सबको पता है। ऐसी परिस्थितियों, आप यहाँ पे बुलाते किसी वाल्मीकि समुदाय वाले, वो नाच रहे हैं लोग बाग, वाल्मीकि समुदाय वाले इस फैसले को देख के नाच रहे हैं। 80 लोग नाच रहे हैं जिनको कभी लाभ मिला ही नहीं। अभी जैसे इंदिरा सिंह जी कह रहे थे, साहब ये होमोजीनियस वो वर्ग है SC का ST का, क्या होमोजीनियस है? इनकी आपस में इतनी भयंकर छुआछूत है, कोली और ढोली आपस में शादी ब्याह नहीं करते, मिलते जुलते ही नहीं है, शादियां नहीं होती हैं।
तो एससी में एसटी के अंदर देखो, मीणा और शहरिया के कोई शादी ब्याह नहीं होते, मीणा और गरासियों के शादी ब्याह नहीं होते हैं। जब इनको लाभ लूटना होता तो होमोजीनियस है ये थोड़ा और offensive जब हो जाएगा। मतलब न्याय से में बात करनी होती है ना, जब वो जब लूटना होता है तो होमोजी से बढ़ के आ जाते हैं। और अभी हम एकजुट हैं, ये अभी जैसे अग्रवाल साहब कह रहे थे, साहब ऐसी बातें आने लग गई हैं, अराजकता, कोई अराजकता नहीं होगी इस बार देखना। 95% SC ST के लोग नाच रहे हैं इस फैसले के लिए, खुश हो रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है। 95 ये 4-5% जो लूट रहे थे, ये लूट के इतने करोड़पति अरबपति हो गए, सड़कों पर आ ही नहीं सकते। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, हम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो गए। और का तो पता नहीं, परेशान है, आप लोग नाच रहे हो, हमारे SC वाले तो नहीं नाच रहे, हमारे SC ST वाले तो सब एक साथ है, लेकिन आप लोग देखना सर, देखना हमारे पास ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। इंद्राज सिंह जी सर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आप इसको जेलसी कह ले, आप इसको वैमनस्यता का भाव कह ले, या जो भी कह ले, एससी समुदाय के भीतर भी कुछ ऐसा पिछड़ा वर्ग है जो संपन्न दलित समाज को देखकर ये सोचता है कि काश हम भी उस स्थिति में होते। ये बात तो फैक्ट है ना। देखिए साहब, जरूरत तो ये है कि आप साथ चले। देखिए हम बताऊं, हम इस समाज में जी रहे हैं, वाल्मीकि भाई हैं, उसका नाम, वो हम उनके साथ खाते पीते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कोई ऐसा कोई अंतरजातीय विवाह होता है, तो उनके साथ हम रिजर्वेशन बांट भी तो सकते हैं। लेकिन ये चिंता तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि सरकार को करनी चाहिए आपके समाज पर खतरा आ रहा है। नहीं, कोई खतरा नहीं है साहब, आपका हक मारा जा रहा है। नहीं, हमारा कोई हक नहीं मारा जा रहा। तो हम तो सिर्फ ये करें, हम पूरा समूह के साथ, वहां कोई रिजर्वेशन कोई मेघवाड़ ले जाएगा और वो वाल्मीकि रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो क्या हुआ, कोई 2 बिल्लियां लड़ी थी, बंदर बीच में कूद गया, रोटी के टुकड़े करके, उसके टुकड़े करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रही है भारत सरकार। इसके आप ये बताइए, भारत सरकार क्या मजबूरी है? आप संसद कराते साहब, किस कास्ट में किसके पास कितनी प्रॉपर्टी आ गई? आज धन, धरती, जमीन इस देश इन वर्गों के पास नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अब काउंटिंग होगी ना, अब काउंटिंग करनी पड़ जाएगी अगर किसी को फैसला लेना है। अगर कोई निकल के आता, कोई निकल के आता, कोई बेसिक चीज तैयार होती है, सरकार रिपोर्ट होती, अरे सर आएगी तब निर्णय देती है ना। आप इनपुट तो लो, नहीं, आप तो फैक्ट्स तो लो। तो राज्य सरकारें देखेंगी और उस पर लीगल गाइडेंस लेंगी। तो ये तो निर्णय दे दिया, राज्य सरकार से पूछा नहीं। निर्णय ये नहीं दिया कि राज्य सरकार ऐसा करें, ये निर्णय ये है कि राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। मतलब गेंद अब राज्य सरकारों के मामले में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या भारत सरकार के पास संसाधन नहीं है? वो सर्वे कराती कि साहब मेघवाड़ कितने। तो अब अगर स्टेट गवर्नमेंट भी फैसला लेगी तो वो सर्वे कराएगी ना, अब उसे गिनना पड़ेगा। होना चाहिए सर, ये डाटा होना चाहिए। ये देखिए, हम जीते। आज ये बताओ, हत्या, मर्डर, लूट, जमीन, सब जिनके आर्थिक, इस देश में जो असली लड़ाई है ना, असली लड़ाई तो रोजगार तो भारत सरकार दे नहीं पा रही। और क्या करते हैं ये आरक्षण के नाम पे, और वो बेरोजगारों के अंतोष को दूर कर देते हैं। आप ये बताइए, मैंने जो सवाल पूछा है, अगर एक बहुत गरीब से गरीब गांव में अंबानी जी जाके बस जाएंगे ना, तो उसकी पर कैपिटल इनकम बहुत ऊपर चली जाएगी। क्यों? कि इस देश के 5% लोग अमीर हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जो मेरा सवाल था, आपका रिएक्शन उस सवाल को एंडोर्स करता हुआ ज्यादा महसूस हो रहा है। राजपाल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे भी एक्चुअली यही बात पूछना चाह रहा हूं, क्या यह डर इस बात का है कि हम अब तक जितनी संख्या में आगे बढ़ते थे, कहीं कोई राज्य सरकार आकर उस संख्या बल को कम कर दूसरे को आगे ना बढ़ा दे, जबकि है वो आपके आदिवासी भाई ही? हमारे आरक्षण में कोई भी सरकार हो, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उसकी बात होगी। हम SC ST के लोग मिलकर के इस बात का, हमारे तथ्य सहित हम लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। आपको लगता है सारे ST समुदाय आपके साथ आ पाएगा? लेकिन मुझे डाउट है, कोई भी हमारे आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। राजपाल जी सरकार की प्लानिंग है, उसको राजपाल जी मेरा सवाल समझिए। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए इंदिराज जी हैं, अगर वो मेघवाल और एक दो और कास्ट जो जैसे बैरवा या जाटव, उनको लेकर चलते हैं तो वो तो चलेंगे, लेकिन 59 जातियां लिस्टेड हैं राजस्थान में। क्या 59 की 59 एक साथ एक मंच पर विरोध करती नजर आएंगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी नहीं करेगी इस मुद्दे पर। 59 प्लस हमारे जितनी जातियां ST की सब मिलकर के, एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेगी। अच्छा। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये हमारे हितों पे हमारा कुछ प्रावधान नहीं हुआ सर। आज तक जो आरक्षण मिला उसका आधा ही लाभ अभी तक मिला नहीं, उसके पहले टुकड़े करने चालू कर दिए। ना हमारे न्यायपालिका में हिस्सा है, ना हमारे कारोबार में हिस्सा है, ना किसी योजनाओं में हिस्सा है। और आपको अभी पता है कि हमारे SC ST के लोग तो कहीं पहुंचे नहीं, उच्च पदों पर पहुंचे नहीं है।
लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और स्पेसिफिकली बोल दूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं, जो राजनीतिक वर्ग है वो इस तरह की डिबेट से इसलिए बच रहा है क्योंकि फिलहाल वो माइंडसेट नहीं बना पाया है कि हम इस पर क्या रिएक्शन दें। मैं आपको बताऊं, आप नेशनल चैनल से लेकर रीजनल चैनल्स तक आ जाइए, आपको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे इसलिए नदारद दिखेंगे डिबेट्स में क्योंकि वो अभी माइंड फ्रेम ही नहीं बना पाए कि हम इस पर बोले क्या, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो फंस चुके हैं। मेरा अंतिम सवाल है और जो मैं आपसे लेना चाहता हूं श्याम मोहन जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सोशल स्टेचर में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि अगर हम देखें राजपाल भाई या इंदिरा जी के बयानों को ही देखें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शर्मा जी ने कहा या इंदिरा जी जो कह रहे हैं, एक ऑफेंसिव नेचर नजर आएगा सोशल कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा था उसे लेते हुए। सर, राजनीतिक नजरिए से देखना एक अलग मैटर है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखना अलग मैटर है। राजनीति करना अलग चीज है, सारे जातियां एक मंच पर आना अलग चीज है। अपन हर जजमेंट को एक नजरिए से नहीं देख सकते, सभी अलग अलग नजरिए से इसको अपन देख पाते हैं। उसमें बहुत सारी बातें और भी कही गई हैं। केवल एक या दो दृष्टिकोण के आधार पर अपन इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक ताने बाने पे फर्क आएगा, आना निश्चित है। और राजनीतिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर इसको दोनों दृष्टिकोण से देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की, आप सभी ने मेरा साथ दिया। नमस्कार।